हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा के तहत एक बार फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उस मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिसके 2018 के नतीजे देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हैरत में डालने वाले रहे। भारतीय जनता पार्टी जो 2003 में जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में आई थी और 2018 तक सत्ता में बनी रही, उसको जनता ने सत्ता से बेदखल तो किया पर इस तरीके से नहीं किया कि वो 5 साल तक सत्ता से बेदखल ही रहती। वहीं कांग्रेस 2003 के बाद 2018 में पहली बार सत्ता के कुछ नजदीक तो आई पर इस कदर बहुमत के साथ नहीं आई कि वह लगातार सत्ता में बनी रहती। कुल मिला के उलटफेर के दौर रहा और 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्तारूढ़ होने में कामयाब रही। 2018 के अनुभव से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी 2023 में कोई कोर कसर रखना बाकी नहीं रख छोड़ रही है। स्थिति यह है कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं है पर भारतीय जनता पार्टी दनादन अपने उम्मीदवार घोषित करती जा रही है। 3 सूची भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित की जा चुकी है। एक सूची जो तकरीबन 1 महीने पहले अर्थात अगस्त महीने में आई थी, दूसरी सूची कल रात को घोषित हुई और तीसरी सूची भले ही एक प्रत्याशी के तौर पर ही सही आज जारी हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची है उसने हमें बड़ा चौंका दिया है और हमको ही नहीं चौंकाया, हर किसी को चौंका दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार कभी 150 की बात कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी ने कल जब 39 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची घोषित की तो उसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 1 राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ 4 अन्य सांसदों को भी मैदान में उतारने का फैसला किया। और ये वो नाम है जो कोई एक विधानसभा सीट के लिए नहीं बल्कि कई सीटों के लिए अपनी पकड़ के तौर पर जाने जाते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की चुनाव इकाई की प्रबंध समिति के प्रमुख है, वो अब पूरे प्रदेश का चुनाव छोड़ के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित रहकर चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल जो आज तक अपनी जिंदगी में कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े पर जाने कितनी ही बार सांसद का चुनाव जीते हुए हैं, वो भी अलग अलग संसदीय क्षेत्र से, कभी सिवनी, कभी बालाघाट और अभी दमोह, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। जो कैलाश विजयवर्गीय 2018 में विधानसभा की राजनीति को अलविदा कह देश की सियासत में सक्रिय दिखाई दे रहे थे, उन्हें एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ाने का पार्टी ने फैसला किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दिग्गजों पर एतबार करके क्या भारतीय जनता पार्टी अपना बेड़ा पार लगाने की कोशिश कर रही है या इसे किसी और रणनीति के तौर पर देखा जाए। इतने बड़े बड़े चेहरों को चुनाव घोषणा से पहले ही मैदान में उतार देने का भारतीय जनता पार्टी का फैसला किन मायनों में अलग है, अनूठा है और इसका क्या संदेश है, इसको बूझने के लिए आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कोई राजनेता मौजूद नहीं है। हम प्रदेश के 3 खालिस पत्रकारों से इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। 3 ऐसे पत्रकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हैं, हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं जो अपनी तटस्थ राय देने के लिए ख्यात है, और इन सबके बीच में खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति को बड़ी नजदीकी से जानने बूझने वाले राकेश अचल जी भी। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत गिरिजा शंकर जी आपसे ही करते हैं। कितने अचंभे में हैं आप भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची देखकर गिरिजा जी? सीधा सवाल तो यही है, या आपको कोई हैरत नहीं है? जैसा अपेक्षित था वैसी सूची आई है। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कोई हैरत नहीं है। हाँ नहीं, मुझे हैरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जो है जिस तरह के फैसले पिछले 9 साल में करती रही है, ये उससे अलग नहीं है। हैरत तो आप बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो हैरत में है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात कही कि मुझे आश्चर्य है कि मतलब मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो जाहिर है कि बहुत लोगों को हैरत हो रही है। जो लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और उनके जो स्टाइल से बहुत वाकिफ नहीं है, उन लोगों को जाहिर है कि हैरान होगी। जिस तरह से नोटबंदी की गई, जिस तरह से और बहुत सारे फैसले लिए गए, तो ये फैसला तो उस लिहाज से कम चौंकाने वाला है। जी, ये फैसला कम चौंकाने वाला है, पर इसके मायने क्या है? क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि जिन्होंने
राज्य की राजनीति को अलविदा कह देश की राजनीति के फलक पर अपनी पहचान बनाई हुई थी, उन्हें वापस राज्य की राजनीति में इस तरीके से उतारने का फैसला भाजपा ने लिया। क्यों लिया? जब वो बोल रहे हैं कि हम तो जीतने जा रहे हैं, जब वो ये बता रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता तो 7वें आसमान पर है, जब वो ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा कुशल नेतृत्व हमारे पास है, इन सब के बीच में जिनकी खुद की हसरतें मुख्यमंत्री बने रहने के संदर्भ में समय समय पर हिलोरे मारती रहती हैं, उनको सीधे मैदान में उतार दिए गिरिजा शंकर जी। क्या है इसके मायने? देखिए, मुझे लगता है कि ये फैसला क्यों लिया ये तो पार्टी के नेता ही बता पाएंगे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि ये जो नेता हैं जिन जिन चार की हम बात कर रहे हैं, ये चार नेता ऐसे हैं जो दिल्ली की राजनीति करने के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका लगातार हस्तक्षेप या उनका दखल बना रहता है, और उनको यदि कद्दावर नेता माना जाता है तो वो स्टेट की पॉलिटिक्स के लिहाज से, नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से वो कद्दावर नेता नहीं माने जाते। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने शायद ये महसूस किया हो कि यदि आप स्टेट में कद्दावर नेता हैं, स्टेट की राजनीति में लगातार आपका दखल हस्तक्षेप रहता है, तो आप स्टेट की पॉलिटिक्स में जाकर विधानसभा चुनाव लड़िए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी आलाकमान ने ये महसूस किया होगा कि इस चुनाव में ऐसे कोई मुद्दे बीजेपी के पास नहीं है जो भावनात्मक हों या जो लोगों को एकाएक बीजेपी को वोट देने के लिए बहुत प्रेरित करे। तो जब ऐसे मुद्दे जब नहीं होते पार्टी के पास, या लगभग यही हाल कांग्रेस के पास भी है, तो ऐसे मुद्दे नहीं है जिससे लोग एक बार की कांग्रेस के पक्ष में वोट देने को तैयार हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कैंडिडेट जो है वो चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। शायद इसी बात को देखते हुए बीजेपी ने बहुत समय से बहुत पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए, और जो प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया है उसमें ऐसे नामों को शामिल किया गया जिनको लेकर ये माना जाता है कि बहुत राजनीति के धुरंधर हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनकी अच्छी पकड़ है। मैं तो अभी ये इंतजार कर रहा हूं कि जिन इन चार लोगों की बात कर रहे हैं उनको केवल अपनी विधानसभा चुनाव लड़ने तक की जिम्मेदारी दी गई है, या आने वाले समय में उनको और आसपास की सीटों की भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए मेरे लिहाज से। तो ये उनके स्टेट पॉलिटिक्स में जो उनकी पकड़ रही है, ये उसका परिणाम है। जो सांसद जो चार विधानसभा में उतारे गए हैं, तो ये प्रायः होता है कि विधानसभा के विधायक को सांसद को विधायक का चुनाव लड़ाया जाए। और 14 और 19 का अनुभव हम देखते हैं कि बहुत सारे बीजेपी के सांसद जो चुन के आए वो उतना वर्थ सांसद के रूप में नहीं थी उनकी, और वो लहर के कारण चुनाव जीत के आए थे। तो जाहिर है कि उन पर दोबारा कोई दांव लगाया जाए ऐसा पार्टी ने नहीं समझा होगा, और 14 और 19 की तरह 24 में भी वो उस लहर के साथ में किसी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाकर वो जिता लेंगे, ऐसा उनका सोच रहा होगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं। बोल रहे 2024 को लेकर भाजपा को लगता है वो किसी को भी सांसद का चुनाव लड़वाएगी, जिता ले जाएगी, पर 2023 का विधानसभा चुनाव फूंक फूंक कर कदम रखने का है। ये फूंक फूंक कर जो कदम रख रहा जा रहा है, क्या इससे बात बन जाएगी या फूंक की तरह उड़ जाएगी? सवाल है ना। राकेश अटल जी मेरे साथ है, उन्होंने बड़ी कलम चलाई है इस फैसले के संदर्भ में। आप देखें उनके मुंह से उवाच क्या निकलते हैं। तो राकेश जी, आपका नजरिया इसके संदर्भ में, जो कलम से निकला पर उसे निकले हुए 12 घंटे हो गए, कुछ और विचार भी आपके मन में आए होंगे इस फैसले को लेकर, थोड़ा साझा करिए। किस दृष्टि से देखते हैं आप? या आप मानते हैं तुरुप का इक्का चल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार 150 पार कोई रोक ही नहीं पाएगा? जब इतने बड़े बड़े धुरंधर मैदान में उतर गए, कौन रोक पाएगा? भाजपा तो बता ही रही है, 77 वर्ष के कमलनाथ, 76 साल के दिग्विजय, इनके बूते पर कांग्रेस कहां तक चलेगी, कहां तक घिसटेगी? क्या कहते हैं अचल जी? क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव में जिन जिन मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ सामना करना पड़ा, वहां उन्हें अपने सिपह सालार बदलना ही थे, और बिना उसके बदले वो 2023 का रण जो है जीतने की स्थिति। जहां तक सवाल है, अभी पहली सूची में जिन 7 सांसदों का नाम लिया गया है उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर की मैं खास तौर पर बात करूंगा, क्योंकि वो संबंधित हैं। वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं,
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कई वर्षों तक 4-5 वर्षों तक सांसद रहे हैं, तो उनका अपना तजुर्बा है, उनका अपनी जमीन है, और जहां उन्हें तैनात किया गांव से लगा हुआ इलाका है, वहां वो बहुत ही शिद्दत के साथ दिमनी उनको ऐसी सीट से दी गई है जहां उन्हें खुद कोई मेहनत नहीं करती। ये सीट वो बिना वहां मैदान में जाए हुए भी जीत सकते हैं। तो जैसा गिरिराज सिंह ने कहा, जिम्मेदारी पूरे चंबल में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में उन सीटों को भी संभाल, तो मुरैना की दिमनी ऐसी सीट है, बीच में है, जहां से वो उठते हैं और श्योपुर पर भी नजर रख सकते हैं। इन दोनों जिलों में कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ रही है पिछले विधानसभा चुनाव में, इसलिए उनकी तैनाती बिल्कुल समझ में आती है। अब सवाल है कि कैलाश जी, विजयवर्गीय जी, वो ये दोनों नाम, नरेंद्र जी और कैलाश जी, दोनों संकट मोचक रहे हैं किसी जमाने में शिवराज सरकार के। जब जब सरकार संकट में आए, अपनी ताकत से, अपनी क्षमताओं से, अपने संपर्कों से सरकार को उन संकटों से उबारा है। लेकिन अब इनकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। बहुत दिनों तक इन्होंने केंद्र में मेहनत कर दी, जो इनकी क्षमताएं थी वो दिखा दी, और जो अक्षमताएं थी उनका भी मूल्यांकन हो गया। किसान आंदोलन के समय नरेंद्र सिंह का मूल्यांकन हो गया, बंगाल के विधानसभा चुनाव में कैलाश जी का मूल्यांकन हो गया। तो अंततः है कि इन दोनों को अगर वापस मध्य प्रदेश ले जाया जाए तो परिणाम कुछ अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि अब ये केंद्र की राजनीति के लायक रहे नहीं। और इधर मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनकी पारी इतनी लंबी हो गई है कि अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति के लायक नहीं रहे, लिहाजा उनको भी आगे आने वाले दिनों में बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो इस सूची में उन्हें तो बिल्कुल सुरक्षित सीट है, उसको रोकने की कोई जरूरत ही नहीं थी डॉक्टर। तो कुल मिलाकर अचल जी बोल रहे हैं कि बदलाव का समय आ गया है, भूमिकाओं में बदलाव की जरूरत है। केंद्र के स्तर पर उनकी भूमिका होली, प्रदेश के स्तर पर इनकी भूमिका होली, इसलिए यह बदलाव है। पर मामला क्या वाकई इतना सरल? रमेश शर्मा जी, आपको लगता है कि यह मामला इतना सरल है, या दरअसल समस्या इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी 2018 में मामूली अंतर से जो बहुमत से चूकी, तो इस बार अफसोस का कोई मौका ना रह जाए, इसलिए जो भी उसके पास है उस सबको दांव पर लगाने की तैयारी है। नरेंद्र सिंह कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, पर आपको विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाना है। प्रहलाद पटेल कितने ही वजनदार नेता क्यों ना हो, पर पहली जरूरत पार्टी को एक विधानसभा सीट की और उसके माध्यम से बाकी सीटों को प्रभावित करने की। क्या देखते हैं आप, क्या ये कांटे की लड़ाई का द्योतक है? जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा यह करती है कि मध्य प्रदेश में तो एक तरफा जीत की ओर हम जा रहे हैं, कोई मुकाबले में नहीं है, पर वही मुकाबले में इतने बड़े बड़े नाम उतार दिए गए, तो विरोधाभास है। इस विरोधाभास को रमेश शर्मा जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो पहले दिन से और लगभग हर चैनल पर मैंने कहा है, आपसे भी कहा है, इस बार लड़ाई बहुत कांटे की होना है, बहुत तीखी, तेज, पैनी और धारदार होना है। ये बात मैंने लगभग हर चैनल पर कहा है और अपने चैनल पर भी कहा है। ये जो चुनाव कल घोषित हुए, इसमें उन्होंने 8 बड़े नेताओं को जो उतारा है, इसमें से 7 सांसद हैं और कैलाश विजयवर्गीय अलग है। इसमें से 5 पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन 3 पर मुझे आश्चर्य हुआ। 5 नाम जैसे उदय प्रताप हैं, होशंगाबाद के हैं, राकेश सिंह हैं, जबलपुर के हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह और रीता पाठक, इनके नाम पिछली बार भी विधानसभा में चले थे नाम, लेकिन पार्टी ने ठीक नहीं समझा। लेकिन ये जो 3 नाम है, प्रहलाद पटेल का, कैलाश विजयवर्गीय का और नरेंद्र सिंह तोमर का, इनको विधानसभा में उतारना निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा है, 2018 में बराबरी पर कांग्रेस जो बराबरी पर आई, उसकी कांग्रेस ने विशेष रणनीति अपनाई थी 2018 में। उन्होंने स्थानीय छत्रप खड़े किए थे। उन्होंने मध्य चंबल और ग्वालियर संभाग में प्रचार किया था कि अगर बहुमत में आ गए तो ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उधर उन्होंने, आप अगर देखें तो झाबुआ बेल्ट में, आदिवासी बेल्ट में, उन्होंने वो जो उनके जो आदिवासी नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे, दिमाग से नाम मेरा स्लिप हो रहा है, उनका नाम प्रचारित किया। दिग्विजय सिंह का नाम भी था जी, कांतिलाल भूरिया को किया था। दिग्विजय सिंह जी का भी नाम प्रचारित किया और कमलनाथ का भी नाम प्रचारित किया। तो ये जो उन्होंने कई छत्रप उन्होंने खड़े किए थे, मुझे लग रहा है कि इस बार छत्रप खड़े होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशान लगाए हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं कैलाश विजयवर्गीय जी का। कैलाश विजयवर्गीय जी को इंदौर क्रमांक 1 दिया है। इंदौर क्रमांक 1 में संजय शुक्ला जी जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने लगभग अपने इतना प्रभाव बना लिया था
ये माना जा रहा था कि वो सीट कांग्रेस को ही जाएगी। अब वहां, और चूंकि संजय शुक्ला जी के और कैलाश विजयवर्गीय जी के निकटतम संबंध भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी स्थिति में इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को ला करके एक तीर से दो निशान लगाए। क्योंकि संजय शुक्ला जी के जो पिताजी थे विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, वो भाजपा में नेता रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं भाजपा के, बड़े भैया, तो दोनों के पारिवारिक संबंध है। तो कुल मिलाकर के एक तीर से दो निशान। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा जो आकाश विजयवर्गीय विधायक है, वो कई बार कभी बल्ला कांड कभी कुछ हमेशा चर्चा में रहा। तो मोटे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को उतार करके एक प्रकार से उन्होंने आकाश विजयवर्गीय का पत्ता काटा, एक बात। दूसरी बात, बहुत संभव है कि अब उस आकाश विजयवर्गीय वाली सीट पर संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, जो संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को वहां से विधानसभा का चुनाव बनाया जा सकता है। और न केवल पूरे इंदौर और बल्कि मालवा क्षेत्र पर ये पकड़ बनाए, ये इनको जिम्मेदारी दी सकते। उसी तरीके से अगर आप नरेंद्र तोमर जी को देखेंगे तो नरेंद्र तोमर जी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। तो मोटे तौर पर नरेंद्र तोमर जी को उतार करके न केवल नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को रोका है, बल्कि भाजपा में कम से कम दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे थे। अब वो सबका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। तो मैं समझता हूं वो एक बड़ी लाइन भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। फिर जो आपने कहा उसका मैं समर्थन करते हुए कहता हूं, ठीक है कि 2-4 सीटों का अंतर आ गया था 2018 में, लेकिन वोट का अंतर बिल्कुल कुछ नहीं था। 20-25 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा थे। उस स्थिति में मेरी दृष्टि में, पत्रकार की नजर में, कोई बहुत अंतर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी इन छत्रपों को उतार करके 8 छत्रप अगर उतारे हैं, तो इसका मतलब मान करके चलिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो कम से कम इनको एक एक संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलेगी। 64 सीटों पर ये लोग काम करेंगे। और एक बात कह करके मैं बात को विराम देना चाहता हूं, आप ग्वालियर चंबल संभाग को देखेंगे, राकेश जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य जी के आने से एक प्रकार से जो लकीर खिंची हुई है वो कमजोर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। तो नरेंद्र तोमर को उतार करके वो कहीं ना कहीं भाजपा का जो कैडर का कार्यकर्ता है, उस कैडर के कार्यकर्ता को बांधने का एक प्रयास है, ताकि नरेंद्र तोमर बहुत ज्यादा ना हो, केवल ये अपने 2-3 जिले देखें और कार्यकर्ताओं को संभाले। तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी रणनीति के हिसाब से भाजपा ने काम किया है। लेकिन ये रणनीति अब कैसी होगी, इनके खिलाफ कांग्रेस कैसे उम्मीदवार उतारती है, मान करके चलिए हिमांशु जी, तस्वीर तब क्लियर हो जाएगी कांग्रेस इन सब के खिलाफ कैसे उतारती है। जी, इतना इंतजार करना चाहिए। मैं वापस गिरिजा शंकर जी आपके पास आता हूं। पार्टी के हित में है, पर पार्टी जिसके नेतृत्व में है उसके हित में भी तो होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के अभिन्न साथी रहे हैं किसी समय में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा तर्क कहलाते थे ये लोग। इसी समय बृजमोहन अग्रवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रेम प्रकाश पांडे, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, यही दरअसल शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सिंह चौहान बनाने वाले लोग रहे। पर इस मौके पर जब इनमें से 3 नेता जो अब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय भूमिका में है, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारे गए हैं, तो ये शिवराज जी को मजबूत करने के लिए है या शिवराज जी को कमजोर होता दिखाने के लिए, ये सवाल मन में आता है। गिरिजा जी क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन नेताओं को उतारना पार्टी के हित में है, ऐसा अभी नहीं कह सकते, ये चुनाव के बाद तय होगा। आप याद रखिए 2018 में भी ये तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी का जो कमान है वो संभाले हुए थे, और चंबल में और मालवा में और महाकौशल में पार्टी की क्या हालत हुई वो हमको मालूम है। जहां तक सवाल यदि आप अलग से देखें तो यदि एक केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि मतलब आधे से अधिक भारत का जिस पर मतलब अधिकार रहा हो, यदि उनको आप विधानसभा चुनाव में लड़ाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे नरेंद्र तोमर जी का कद कोई बहुत बड़ा होगा इससे, या कोई बहुत उनकी वो हो गई, या वो शिवराज सिंह के लिए बहुत बड़े चैलेंज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या प्रहलाद पटेल जो लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे और सबसे कम उम्र के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनको यदि विधानसभा चुनाव लड़ाकर आप यदि ये कहें कि वो शिवराज सिंह के लिए चैलेंज बन जाएंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। वही बात कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के दौड़ में
चाहे जितने लोग लगे रहे हों, लेकिन वो मुद्दा जो है वो चुनाव के बाद उभरेगा। और कोई जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधायक बनना जरूरी है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह दोनों जब मुख्यमंत्री बने तो वो विधायक नहीं थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बने। तो विधायक बनने या विधायक का चुनाव लड़ने से कोई बहुत बड़ा चैलेंज शिवराज सिंह के लीडरशिप को होगा, ऐसा तो नहीं लगता। ये जरूर है कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसका अभी आकलन करना मुश्किल है। ये जरूर देखना होगा कि पार्टी के इस फैसले से जिन लोगों को ये मौका दिया गया है वो खुद कितना खुश हैं, ये देखने की बात है। और मैं गिरिजा जी एक सवाल आपसे इस मौके पे करना चाहता हूं। अमूमन माना ये जाता रहा अभी कि कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए, जो पिछले कुछ समय से भाजपा की सफलता है। पर क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार भाजपा शायद कांग्रेस से सीख रही है? ये प्रयोग कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में किया था। अलग अलग क्षेत्र के जो नेता हैं उन सबको यह मौका दिया था वो अपने अपने क्षेत्र में इस बात का प्रचार करें कि हम कोई विधायक का चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं, हम तो सीएम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिसे आप बहुत नजदीकी से जानते, बूझते, समझते हैं, वहां से टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, इन तमाम नेताओं ने जो चुनाव लड़ा था, इलाके में यह हवा बना के ही चुनाव लड़ा था कि हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस बार योजनाबद्ध तरीके से भाजपा ने एक संदेश दिया है कि शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे के संदर्भ में आगे फैसला होगा। और अब इन लोगों को मैदान में उतार दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता है पार्टी एक रणनीति के तहत काम कर रही है? कैलाश जी को छूट है मालवा निमाड़ में बताना, अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर जताना। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य क्षेत्र में इसी प्रकार की कहानी बनाए। महाकौशल में प्रहलाद पटेल अपना झंडा फहराए। राजेश शुक्ला को भी अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है, वो विंध्य क्षेत्र में उम्मीद जगाए। क्या कहते हैं आप? कांग्रेस से काफी कुछ सीख रही है भाजपा? देखिए, जो पार्टी चुनाव में जाती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, वहां पर अगले मुख्यमंत्री का चेहरा अघोषित रूप से जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो होता है। और आप देखेंगे कि पूरे देश में चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई और पार्टी हो, सीपीएम हो, बिजू जनता दल हो, जो लगातार मुख्यमंत्री लंबी लंबी पारियां खेले हैं वो इसलिए खेले हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव पार्टी जीती है और लिहाजा वो अगले मुख्यमंत्री हुए हैं। आज की तारीख में जो सिनेरियो है वो पार्टी खुद नहीं कह रही है कि भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी से बात करेंगे आप या सार्वजनिक सभाओं में उनके बात करेंगे तो वो खुद ये नहीं कहते कि मैं अगला मुख्यमंत्री हूं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर या प्रहलाद पटेल अपने अपने इलाकों में ये कहेंगे कि मैं अगला मुख्यमंत्री हूं या मुझे अगला मुख्यमंत्री के रूप में चुनिए, ये बिल्कुल असंभव है। ये हो ही नहीं सकता। और ये बात जो है और जो रणनीति बीजेपी की दिखी है वो ये दिखी है कि प्रदेश के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, न केवल मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी। और जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जो उपलब्धियां दिल्ली की हैं, जो G20 से लेकर के तमाम दर्जनों भर जो उनके काम है, जो उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी वानगी हमको कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखने को मिली। 52 मिनट के भाषण में उन्होंने केंद्र की नीतियों की, केंद्रीय सरकार की उपलब्धियों पर, अपनी खुद की रणनीति और उपलब्धियों पर बात की। उन्होंने जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका चुनाव प्रचार करने आए थे, उन्होंने राज्य सरकार के बारे में कोई बात नहीं की। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता अपनी ओर से अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो दिल्ली पर है और इस बार मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बहुत साफ दिखता है। तो गिरिजा जी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन नेता खुद थोड़ी बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नेता के दाएं बाएं वाले लोग बोलते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैं राकेश जी आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय कृषि मंत्री होते हुए दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी इसलिए बनाया है कि एक दिमनी विधानसभा जीतना है, या पार्टी की मंशा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अगर 34 विधानसभा सीटें हैं तो उन 34 विधानसभा सीटों के संदर्भ में एक संदेश जाए कि इस क्षेत्र का व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। अगर प्रहलाद पटेल इतने बार के सांसद नरसिंहपुर से अपने भाई की टिकट काटकर उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं
तो क्या महज एक नरसिंहपुर सीट जीतने के लिए या समूचे महाकौशल अंचल में संदेश देने के लिए? कैलाश जी, एक इंदौर एक सीट जीतने के लिए उतार दिए गए या अपेक्षा यही है कि इसका एक वातावरण बने, माहौल बने और पूरा मालवा निमाड़ जो पिछली बार भाजपा के हाथों से फिसल गया था वापस कब्जे में आ जाए? क्या कहते हैं अचल जी? ने बिल्कुल मार्के की बात कही है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, स्पष्ट तौर पर ये घोषणा नहीं करती कि हमारा ये आदमी, ये चेहरा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पिछले चुनाव को आप ध्यान में रखिए, पहले भी ये चुनाव कमलनाथ बनाम शिवराज था, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मेहनत की, अपने मेहनत से एक हवा बनाई, तो विज्ञापन और पोस्टर रातों रात बदले और शिवराज बनाम महाराज हो गया। सारे हमले भारतीय जनता पार्टी के कमलनाथ को छोड़ करके ज्योतिरादित्य के ऊपर होने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बन के उभर रहा है तो निश्चित तौर पर लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हुआ, साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी को महाराज बनाम शिवराज में मात खानी पड़ी। इस बार भी अब स्थिति यह है कि शिवराज सिंह का चेहरा 2003 के पहले के दिग्विजय सिंह जैसा हो गया है। अब लोग उनको एक मदारी, एक प्रोडक्ट बेचने वाला, लाडली बहना को से राखी बंधवाने वाला, रैंप पर चलने वाला शोमैन तो समझती है, लेकिन उससे निराश हो गई है जनता भी और भारतीय जनता पार्टी भी। इसलिए हर मोर्चों पर जो लोग खड़े किए गए हैं, ये इन भावी मुख्यमंत्री चुनना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी यदि ये सत्ता में आए तो, और ना भी आए तो विपक्ष का नेता भी इन्हीं क्षेत्रों में से आएगा जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो दुर्ग है, जो जगह जगह से टूट गया है या कमजोर हो गया है, उसको दुरुस्त कर सके। और इस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह बहुत मेहनती आदमी है और वो दिल्ली तो जीतेंगे ही, और जो जहां जहां नुकसान पिछले चुनाव में हुआ उन क्षेत्रों को भी संभालेंगे। इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि उमा भारती का भी थोड़ा थोड़ा असर होता है, कुछ सीटें डोथियों की हैं। उमा भारती को आपने किनारे कर दिया है, उनसे आप संवाद नहीं कर रहे हैं, उनकी मांगों पर आप इंगित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अभी महिला नारी शक्ति बंधन विधेयक में आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल की अपनी जंगी सभा में उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया। नहीं तो पहले की परंपराएं, आपने तो इतनी सभाएं देखी होंगी कि प्रधानमंत्री आता है तो अपने भावी मुख्यमंत्री का हाथ उठा के ऊपर ऐसे करता, भैया इसको देखना, मुझे तो देना ही है वोट मेरे नाम पे, लेकिन इसका चेहरा भी याद रखना है। अब ये बातें खत्म हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी 2018 में असफल हुआ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में असफल हुआ, राजस्थान में असफल हुआ, हाल में ही कर्नाटक में असफल हुआ। इसके बावजूद उनका दुस्साहस है कि वो दूध से जलने के बाद भी जो चीज उन्हें पीने को मिल रही है वो भी बिना फूके पी रहे हैं, और ये प्रयोग भी उसी का एक हिस्सा है। जल गए तो ठीक, और पचा गए तो बहुत अच्छी बात। क्या करें अचल जी, अब आपको भी कर्नाटक याद रहता है पर गुजरात की ऐतिहासिक जीत याद नहीं रहती, मोदी जी को याद रहती है। अंतर हो जाता है ना, अपनी अपनी दृष्टि है। पर मैं रमेश जी आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि इन नेताओं की प्रदेश की राजनीति में जो मौजूदगी दर्ज कराई है भाजपा ने, कांग्रेस को अपनी रणनीति में क्या बदलाव करना पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि अब कांग्रेस भी उन नेताओं को शायद मैदान में उतारे जिन्होंने चुनाव लड़ाने के संदर्भ में ही अपने पैंतरे दिखाए हैं, चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह अब 76 साल की उम्र में मैदान में दम थोकते हुए दिखाई देंगे? कई जगह से घूम घूम के वो बोलते हैं कोई नहीं मिलेगा मैं उतरूंगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी वो बोल के आए थे खुरई में। क्या उम्मीद करें? अब मौका आ गया है राजू, विधानसभा चुनाव में दिखाएं फड़कते हुए। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि दिग्विजय सिंह जी दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी अपने से ज्यादा अपने बेटे को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि चूंकि अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो फिर उनके बेटे को दिक्कत आएगी। लेकिन कांग्रेस भी कुछ ना कुछ इसमें रणनीति बदलेगी। अब वो रणनीति क्या बदलेगी, किस तरह को, बहुत संभव है कि वो किसी ऑल इंडिया के किसी स्टार जैसे किसी व्यक्ति को ला करके चुनाव लड़ाए, या वो जो उनके यहाँ भी सीनियर लीडर हैं उनको चुनाव लड़ाए। लेकिन कुछ ना कुछ अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस क्या, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में भी बदलाव होगा। आप अगर देखें, ये दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की रणनीति का पालन कर रहे हैं।
आप अगर पहले भाजपा को देखेंगे तो भाजपा चेहरे पर बहुत ध्यान नहीं देती थी, वो कैडर पर ध्यान देती थी। कांग्रेस मास पर ध्यान देती थी, वो कैडर पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैंने मध्य प्रदेश में देखा है, भाजपा अपने कैडर के साथ, अपने जो पोलिंग बूथ पर उन्होंने त्रिदेव बनाए हैं, इसके साथ वो चेहरे को भी सामने ला रही है। वो मोदी जी का चेहरा हो सकता है, वो जो डबल इंजन के रूप में एक चेहरा स्टेट का और एक चेहरा दिल्ली का, ये पूरे देश में रणनीति है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस चेहरे के साथ साथ कैडर को मजबूत कर रही है, और उन्होंने जो मंडलम बनाए हैं वो कहीं ना कहीं कैडर को मजबूत करने के लिए बनाए। तो दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, घोषणाओं में नकल कर रहे हैं। इनने कहा कि हम 1000 देंगे तो उनने कहा कि हम 1500 देंगे, जब उनने कहा 1500 देंगे तो उनने कहा हम 3000 तक देंगे। उन्होंने गैस सिलेंडर की बातचीत की, इन्होंने भी अनुदान दिया। तो दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति को देख करके कांग्रेस की रणनीति में भी बदलाव जरूर होगा। वो क्या होगा ये अपन को 2-4 दिन में घोषणा हो ना हो, लेकिन भगवान जी की कृपा से 2-4 दिन में अंदाज लग जाएगा। जी कुल मिलाकर रमेश जी का कहना है कांग्रेस बदलाव तो करेगी इस रणनीति के चलते, उससे इंकार नहीं हो सकता। पर मैं एक आखिरी बातचीत के लिए गिरिजा जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। समय मेरा समाप्त हो रहा है, पर फिर भी यह विषय महत्वपूर्ण है। पार्टी ने कल जो 39 सीटें घोषित की, उनमें 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को घोषित किया। 3 वर्तमान विधायकों के टिकट भी काटे, अर्थात जिन पर भाजपा जीती हुई है उन पर भी प्रत्याशी दे दिया और बड़े बड़े नामों को दे दिया। क्या आपको नहीं लगता है जब ऐसी सूची जारी हो रही थी तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सम्मान की खातिर शामिल रहना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के जिस प्रकार से वरिष्ठता है, जिस प्रकार से इस प्रदेश में पार्टी को बनाए रखने के संदर्भ में उनका योगदान है, जिस तरीके से उन्होंने एक आभा मंडल पार्टी का इस प्रदेश में स्थापित किया, कहीं ना कहीं उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप देखेंगे कि अभी बीजेपी जिन सीटों पर बात कर रही है, जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर रही है, वो तमाम सीटों में इक्का दुक्का छोड़कर वो सारी सीटें जो है, जो हारी हुई सीटें हैं उन पर है। वर्तमान विधायकों पर, मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं उन पर अभी कहीं कोई बातचीत हुई नहीं है प्रत्याशियों को लेकर। तो ऐसे में आउट ऑफ द मून किसी एक का नाम, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनका नाम घोषित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो वक्त आएगा, जब जीती हुई सीटों पर प्रत्याशी चयन की बात होगी, तो जाहिर है कि उस वक्त फिर शिवराज सिंह के नाम का यदि बात न हो तब ये सवाल उठेगा। आज सवाल मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। चीजें संदेश के लिए होती है, फैसले संदेश देने के लिए होते हैं। पार्टी चुनाव कार्यक्रम के घोषणा से पहले उम्मीदवार घोषित करके एक संदेश दे रही कि हमारी तैयारी कैसी है। पार्टी ने कल संदेश दिया इतने बड़े बड़े नामों को मैदान में उतार कर कि हमारी तैयारी या हम किस प्रकार से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। क्या गिरिजा शंकर जी का अनुभव नहीं बोलता कि अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इस सूची में शामिल रहता तो एक पार्टी नेतृत्व के संदर्भ में सम्मान और स्थान को लेकर लोगों में निश्चिंतता दे पाती, कार्यकर्ताओं में भी और जनता के स्तर पर भी? क्या आपको नहीं लगता गिरिजा शंकर जी कि अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम इस सूची में शामिल रहता तो पार्टी को कहीं ज्यादा बेहतर लाभ, कहीं ज्यादा बेहतर विश्वास प्राप्त होता? नहीं, इस सूची में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी जो तमाम सूचियां हैं वो हारी हुई सीटों की सूचियां हैं, तो उसमें किसी और का नाम शामिल होने नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कैसी बात कर रहे हैं गिरिजा शंकर जी? नरसिंहपुर सीट कौन सी भाजपा हारी है? मैयर की सीट कौन सी भाजपा हारी है? सीधी की सीट कौन सी भाजपा हारी है? जब यहां के संदर्भ में आप फैसला ले रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर दारोमदार है सभी 230 सीटों का, जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, क्या उस शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित करने से पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा है? या गिरिजा शंकर जी का राजनीतिक अनुभव मानता है कि हां, शिवराज सिंह चौहान का नाम अगर घोषित किया जाता तो पार्टी को निश्चित रूप से उसका कुछ लाभ ही मिलता? ये एक आकलन की बात है। गिरिजा जी का अपना राजनीतिक अनुभव क्या ये बात नहीं मानता है कि शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित करने से पार्टी को कहीं बेहतर लाभ होता? नहीं, शिवराज सिंह का उम्मीदवार घोषित करने का मैं फिर कह रहा हूं कि अभी वो समय ही नहीं है। आप किसी पार्टी को अपने लाइन से अलग जाकर कोई फैसला करे, ये कोई पार्टी करती नहीं है। ये जरूर है कि जिन 2-3 सीटों की बात कर रहे हैं वहां पर जिन कैंडिडेट्स को बदला गया, उनके ही जो रिलेटिव हैं, उनके पिताजी हैं या भाई हैं, उनको टिकट दी गई है। तो इसलिए जब कैबिनेट की या जो जीती हुई सीटों की जब चर्चा शुरू होगी, तब ये देखना होगा कि शिवराज सिंह का नाम पहले दौर में आता है या आखिरी दौर में।
आप देखेंगे कई चुनाव ऐसे हुए हैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का नाम आखिरी दौर की सूची में आया। श्यामा चरण शुक्ला का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो तब ये सवाल उठेगा जब जीती हुई सीटों की बात होगी और तब उसमें शिवराज सिंह का नाम प्रत्याशी के रूप में किस क्रम में आता है, तब उसका आकलन होगा। आज उसकी जो बात है मुझे प्रासंगिक नहीं लगती। आज उसकी बात प्रासंगिक नहीं लगती, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर पर पहुंचे तो बातचीत का निष्कर्ष ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। जो अपने शीर्ष नेता हैं प्रदेश की सियासत के, उन्हें मैदान में उतारकर या संदेश देने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी कि वह विधानसभा चुनाव को लेकर तनिक भी जोखिम लेने के मूड में नहीं, और उसकी ये रणनीति कहीं ना कहीं बाध्य करेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करने की। आखिरी मौके पर अगर प्रतिद्वंदी अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर हो जाए तो यह भी मुकाबले में एक जीत के तौर पर ही देखा जाता है। आगे और क्या पैंतरे हमें देखने को मिलेंगे, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चुनावी चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।